हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं NCERT क्लास 6 की। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स किए इस सीरीज़ में। उनके वीडियोस जो है आप लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे अभी तक, और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, पॉलिटी क्लास 6 NCERT। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 और रूरल लाइवलीहुड्स जो है, इसका टाइटल है रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, इससे पहले हमने इस सीरीज़ में पढ़ा व्हाट इज़ गवर्नमेंट, हमने पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पढ़ा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पंचायती राज पढ़ा। ठीक है, तो हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा। सॉरी, तो अब हमें पढ़ना है ये वाला चैप्टर जिसका टाइटल है रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख के है यहाँ पे, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरियाज होते हैं, जो देहाती एरियाज होते हैं, जो हमारे जो है गांव होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लाइवलीहुड्स होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के कारोबार होते हैं जिनमें लोग जुड़े हुए हैं और जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं और जिनके साथ लोग वाबस्ता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दी गई है कालपातू विलेज की। कालपातू विलेज कहाँ पे है? कालपातू विलेज तमिलनाडु में है, नियर द सी कोस्ट। आपको पता है जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे आपको पता है एज यूजुअल मैं इंडिया का मैप बनाती हूँ, सॉरी ये रफली मैं बनाती हूँ। ठीक है, आपको पता है जो यहाँ से साउदर्न स्टेट से इनका कोस्टल एरिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है और यहाँ से इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये जो कोस्टल एरियाज हैं इसी में से एक एग्जांपल देखी है कालपातू विलेज जो कि तमिलनाडु में है और ये सी कोस्ट के पास है। ठीक है, प्लोइंग इज़ नॉट डन हेयर, यहाँ पे जो है प्लो यूज़ नहीं किया जाता था पहले। अभी तो डिफरेंट स्टोरी होगी क्योंकि NCERT में पहले की एग्जांपल देखे हैं। People are busy in activities like making pots, utensils, weaving baskets and making bricks in kilns। तो ये तमिलनाडु में है और यहाँ पे जो लोग हैं वो किस ऑक्यूपेशन के साथ बिजी हैं? जो है पॉट मेकिंग। ठीक है, जो ये होते हैं ना, जो पॉट्स बनाने वाले होते हैं। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा वो मिट्टी के पॉट्स हम यूज़ करते थे, अभी उतना नहीं है, लेकिन इस विलेज में अभी भी लोग उस ऑक्यूपेशन के साथ वाबस्ता है। और उसके बाद यूटेंसिल्स बनाने में और बास्केट्स, टोकरियाँ बनाने में। ठीक है, मेकिंग ब्रिक्स इन क्लिन्स, तो वो जो होती है ना उसको हम भट्ठी बोलते हैं, जिसमें ब्रिक्स को बर्न करके फिर लास्ट स्टेज में बनाया जाता है। तो इन चीज़ों के साथ, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ वाबस्ता है इस विलेज के लोग, किस विलेज के? कालपातू, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, it has a number of shops, टी, क्लोथ, बार्बर शॉप, टेलर एटसेट्रा और सम मेजर शॉप्स फाउंड हियर। ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे जैसे चाय की दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है, नाई की दुकान होती है या दर्जी की दुकान होती है, वो सारी दुकानें भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कहाँ पे? कालपातू विलेज की एग्जाम्पल दी गई है NCERT में। ठीक, तो कभी कभी आ सकता है ना कालपातू कहाँ है, इवन साउथ इंडिया में है, कोस्टल एरिया है। ठीक, लाइफ इन रूरल एरियाज में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं लोग? वर्क इन रूरल एरियाज इज़ फाउंड ओनली इन द हार्वेस्टिंग सीजन। देखो क्या होता है, जो रूरल एरियाज है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, आपको मैंने इससे पहले भी बताया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम तरीके का एग्रीकल्चर हो। किसी स्टेट में राइस कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, किसी स्टेट में शुगर केन कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, किसी स्टेट में टोबैको कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, किसी की स्टेट में ऑनियन कल्टिवेशन और किसी में वीट की कल्टिवेशन ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करेगा हम किस एरिया की बात करेंगे, लेकिन इंडिया के हर एक स्टेट में जो है रूरल एरिया है, ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर किसके साथ वाबस्ता है? एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन के साथ ज़्यादा वाबस्ता है। और यही यहाँ पे बताया गया है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो देहात वाले एरियाज़ होते हैं, जो गाँव वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है लोगों के पास, आपको ये एक पैटर्न आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द जो गाँव है या अगर आप खुद गाँव में रहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं अगर वो शादी की तकरीब या कोई और तकरीब रखते हैं, वो उस मौसम में रखते हैं, जब उस टाइम पे रखते हैं जब उनके पास वो फ्री होते हैं। और कुछ
पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे वो नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनका पीक सीज़न होता है काम का। वो कब होता है? वो हार्वेस्टिंग सीज़न में होता है। ध्यान से सुनना, हार्वेस्टिंग सीज़न में काम ज़्यादा मिलता है गाँव में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल धान की खेती लगी हुई है, ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन करना है, अब हार्वेस्ट करना है, राइस को काटना है, अब राइस को फिर इनको बोरियों में डाल के घर ले आना है। तो उस टाइम पे बहुत डिमांड होती है लेबरर्स की। क्यों? क्योंकि अगर टाइम पे नहीं हार्वेस्ट किया राइस को, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, या बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर वो ख़राब हो सकता है। तो जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है वहाँ पे गांव में उस टाइम लोगों के लिए काम बहुत होता है, ठीक है। तो उस टाइम सारे लोग काम में जो है मशगूल होते हैं, और जो मज़दूर लोग हैं उनको भी काम बहुत ज़्यादा मिलता है। पीपल वर्क एज डेली लेबरर्स, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर उनके यहाँ काम करते हैं जिनकी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, खेती होती है। एज अ डेली लेबरर यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है, इस एग्रीकल्चर के रिलेटेड। वुमेन हैव टू डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ एंड इवन इवन वर्क आउटसाइड। जो औरतें होती है, एक तो वो घरेलू काम करते हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का देखती है, खाना बनाती है, पानी लेके रखती हैं। खैर अभी तो बहुत चेंज हो गई है सिचुएशन, अभी गाँव में भी बहुत फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखोगे गाँव में, आप औरतों को भी देखोगे बाहर काम करते हुए, ठीक है, खेतों में काम करते हुए, इवन नेबर्स की हेल्प करते हुए, ठीक है। पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू मीट देयर बेसिक एग्जिस्टेंस और बेसिक नेसेसिटीज़। जो गांव में लोग होते हैं उनको ज़्यादा काम वाम नहीं मिलता है फिर थ्रू आउट ईयर, उनको हार्वेस्टिंग सीजन में ज़्यादा काम होता है, तो रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं वो उठाना भी मुश्किल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर वो लोग जिनके यहाँ ज़मीनें नहीं होती है, जिनके जो मज़दूर तबका होता है, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर लेबर्स आर लैंडलेस लेबरर्स। देखो बोला जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे जाके आपको बार बार जो है जहन में रखना पड़ेगा, और इकॉनमी में भी आप ये पढ़ोगे। इंडिया के जो ज़्यादातर जो मज़दूर होते हैं ना, उनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर लेबरर जो है उनमें से 2/3, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं लैंडलेस लेबरर्स। उनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं, वो बेचारे मजदूरी करते हैं पूरे साल या पूरे जो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है दूसरों की ज़मीनों पे, और मियर थोड़े से वेजेस पे और थोड़े से ये पे उनको थोड़ा सा पैसा मिलता है, ठीक है। ये तो आप देखोगे जम्मू कश्मीर में हाई रेट होती है इनकी, लेकिन अगर आप बाहर देखोगे ना, बिहार में, यूपी में, अंदर वाले जो गांव होते हैं उनमें बिल्कुल भी थोड़े से पैसों पे वो मजदूरी करते हैं। सिंस फार्मर्स डू नॉट हैव मनी दे फॉल इन अ डेट ट्रैप। देखो जो फार्मर्स होते हैं ना, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग भी होते हैं, इनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया की, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जो इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है ना, यहाँ पे लैंड छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं लोगों के पास। यहाँ पे बड़ी जो है बड़ी लैंड एस्टेट्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े खेत नहीं है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ज़्यादा है, छोटे खेत है लोगों के पास, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होता है, ठीक है, वो ज़्यादा मशीनरी अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर उनका जो हार्वेस्ट होता है ना वो भी कम होता है, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते। कभी अगर बारिशें नहीं हुई, ठीक है, बारिशें कम हुई और पानी की किल्लत हुई तो फसल अच्छी नहीं आएगी। कभी अगर ज़्यादा बारिशें हुई, सैलाब आया तो फसल ख़राब हो जाएगा। तो उस साल जो फार्मर होते हैं, जो ज़मींदार लोग होते हैं, उनके जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं होती है, उस साल उनकी इनकम कम ही रहती है, और उस साल उनके पास फिर पैसे भी नहीं रहते हैं, घर के खर्चा मुश्किल से चलता है। फिर अगर उनको नेक्स्ट ईयर के लिए बीज बोने होते हैं, खाद लानी होती है, उनको बहुत मुश्किलें पड़ती हैं। फिर उस वजह से क्या हो जाते हैं, वो बैंक के पास डायरेक्टली नहीं जाते, वो मनी लेंडर के पास जाते हैं, वो किसी अमीर आदमी के पास जाते हैं जो गाँव में होता है, उससे पैसे लेते हैं, और वो हाई इंटरेस्ट पे उनको पैसे देता है, और फिर वो जब तक कर्जा चुकाते हैं तब तक 3-4 साल हुए होते हैं और अभी भी कर्जा बाकी हुआ होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीमें लाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको सारी जो मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स है ना वो भी कराऊंगी, या गवर्नमेंट ने नई PM किसान स्कीम लाई, ठीक है,
पीएम किसान स्कीम भी गवर्नमेंट लाई। तो ये स्कीम इसीलिए गवर्नमेंट ने लाई कि जो ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं ना ये ज़मींदार, उनको बचाने के लिए। देखो वो जब मनी लेंडर के पास जाते हैं और कर्जा बिल्कुल उनका हाई वो इंटरेस्ट पे देता है और बेचारे वो भरते रहते हैं और ख़त्म ही नहीं होता है, लास्ट में फिर वो उनकी ज़मीनें हड़प करने की भी कोशिश करता है। पहले से ही ऐसा ज़्यादातर होता था यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार आ गया जब से गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लाई, तब से थोड़ा सुधार आ गया। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इन इंडिया ओनली 20% ऑफ फार्मर कैन बूस्ट ऑफ गुड लाइफ स्टाइल, होर्डिंग मेक्स फार्मर्स सफ़र। तो बोला जाता है कि इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं ना, 70% ऑफ लोग ज़्यादातर इसी के साथ वाबस्ता है। 20% में से सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल, बच्चों को स्कूल डालते हैं, अगर बीमार हो जाएंगे हॉस्पिटल जाते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन जो बाकी फार्मर्स होते हैं ना, वो अच्छी लाइफस्टाइल एफर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फार्म की प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है। और होर्डिंग क्या होता है कि लोगों के पास चीज़ें होती हैं, वो चुरा के रखते हैं। ठीक है, वो स्टोर करके रखते हैं, बाकी को नहीं मिलता है टाइम पे, उससे प्राइस राइज भी हो जाता है। जैसे हमारे पास राइस है, अब राइस इस बार थोड़ा कम ही निकला था, अब जिसके पास राइस है वो भी चोरी रखेगा फिलहाल। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में राइस कम होगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, सो दैट कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो उससे भी क्या हो जाता है, फिर दूसरे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होती है। कोस्टल एरियाज, अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करेंगे, पीपल इन कोस्टल एरियाज फेस इनटू अ टफ लाइफ। कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं ना, उनकी टफ लाइफ होती है। क्यों? फिशिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन। जो कोस्टल एरियाज मैंने आपको दिखाया है, देखो यहाँ पे गुजरात है ना, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कोस्ट है। यहाँ से केरल, अगर महाराष्ट्र की बात करोगे, यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करोगे, यहाँ से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की बात करोगे, ये सारा का इंडिया, ये सारा कुछ इंडिया का यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। मैं थोड़ा सा मैप ये दिखा रही हूँ रफली। ये कोस्टल एरिया है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का कोस्ट बहुत बड़ा है। अगर हम अंडमान निकोबार की भी बात करेंगे, लक्षद्वीप की भी, तो इंडिया का कोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, कोस्टल एरिया के लोग, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग। वो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। बट व्हेन फिशरमैन आर आउट, इट इज़ नॉट नोन वेदर दे विल कम बैक और नॉट। लेकिन जब वो जाल जाते हैं ना, वो जाते हैं शाम को, सुबह लौट के फिर आते हैं नाव में। वो टाइड्स का कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आगे, आपने पढ़ा होगा। वो क्या करते हैं, वो जाल बिछाने के लिए जाते हैं, फिर सुबह अपने वो मछलियाँ कैच करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, अगर वो सुबह वो जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, वापस वो आएंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इतनी सुनामी या उतने बड़े बड़े टाइड्स आ जाते हैं, या ऐसा ये होता है साइक्लोन्स आ जाते हैं, वो फिर बहुत सारे फिशरमैन की डेथ भी होती है। ठीक है। या कोई बाकी इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन देखो क्या हो गया, आज ज़माना थोड़ा सा उनको भी जो है अब ज़िंदगी उनकी आसान हो गई। क्यों? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो तो वार्निंग देता है आप पहले ही कि कब साइक्लोन आना है, कब हाई टाइड्स आने हैं। ठीक है। उससे क्या हो गया, उससे जो फिशरमैन की लाइफ इजी हो गई, और जो उनकी किलिंग्स है, जो उनकी डेथ्स है, वो कम होने लगी। और बहुत सारे जो IITs हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाई है, वो उनको पूरा जो है गाइड करती हैं कि कब कैसा मौसम रहने वाला है। ठीक है। फिशरमैन और अनसेफ फॉर 4 months ड्यूरिंग मानसून सीजन। इट इज़ लीन पीरियड फॉर फिशरमैन। जो मानसून के 4 महीने होते हैं ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिनमें मानसून के 4 महीने, जिनमें इंडिया में बारिशें बहुत होती हैं। ठीक है। तो वो जो है वो अनसेफ होता है फिशरमैन के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कब कितनी बारिशें होंगी, कब कितनी तूफ़ानें आएंगी उस सीज़न में। तो अच्छा सीज़न ज़्यादा फिशरमैन के लिए नहीं होता है। देयर इज़ कॉन्स्टेंट बैटल फॉर सर्वाइवल अमंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज़। तो जो लोग रहते हैं, देहाती लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनके बीच में कॉन्स्टेंटली वो क्या लड़ते रहते हैं, किसके लिए? अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और अपना एक वो जो है घर चलाने के लिए। ठीक है बच्चा लोग, चले तो आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9। ये लास्ट चैप्टर है NCERT पॉलिटी का, क्लास 6। तो इसके साथ साथ हमारा जो है इस चैप्टर के साथ क्लास 6 की NCERT पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम 7th क्लास की NCERT पढ़ेंगे।
ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर रेस्पेक्ट। जो चैप्टर 9 है, इसका जो टाइटल है वो है अर्बन लाइवलीहुड्स। हमने रूरल लाइवलीहुड्स की बात की, अब हम अर्बन लाइवलीहुड्स देखेंगे उसमें क्या क्या है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 जो है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे ले आई हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी है, इंडिया कैन ईजिली बूस्ट ऑफ as many as 5,000 towns and nearly 27 big cities। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है, इसमें अभी हिंदुस्तान में जो इंडिया है, यहाँ पे अच्छी खासी कैपेसिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ अर्बन एरियाज़ में होती हैं उनको हम बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है। अगर कम से कम जो है 5,000 टाउन्स में और 27 बिग सिटीज़ में। These big cities are also known as metropolis or simply as metros. They have population of more than 1 million people each। ठीक है। तो ये मतलब इंडिया में अगर अभी देखेंगे तो तकरीबन 27 बिग सिटीज़ है, अभी तो बहुत होंगी, ये तो पहले का डेटा है, और ऑलमोस्ट 5,000 टाउन्स है। ठीक है। तो अगर इन एरियाज़ को हम मेट्रोपोलिस या सिंपली मेट्रोज भी बोलते हैं, जैसे दिल्ली सिटी है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, सूरत है, पटना है, ठीक है, श्रीनगर है, या उनकी पॉपुलेशन क्या है, इनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन होती है। जिनको जो मेट्रो सिटीज़ होती है ना, उनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन होती है। वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है और लेकिन एडवांस्ड भी सिटी होती है। द बिग सिटीज़ आर मुंबई, अच्छा यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द बिग सिटीज़ आर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। ये बिग जो बड़े शहर हैं उनका नाम लिख के है। इन दिस सिटीज़ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन लिव एंड वर्क। इन शहरों में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है। ऑक्यूपेशंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन है वो 3 तरह की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन 3 कैटेगरीज में उसको जो है कैटेगराइज किया गया है ऑक्यूपेशंस को। किन कैटेगरीज में? अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैटेगरीज में। ठीक है। इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन पीपल आर एंगेजेड इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये आपको ये वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स इकोनॉमी के साथ भी डील करते हैं। जो ऑक्यूपेशन है लोगों के अर्बन एरियाज़ में भी 3 सेक्टर्स में, इवन रूरल में भी 3 सेक्टर्स में बांट के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं उनकी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता होते हैं। ठीक है। जो नेचर के साथ काम करे, जो रॉ मटेरियल्स निकाले, एग्रीकल्चर के साथ काम करे, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बनाने का काम, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर से चीज़ें निकली, राइस निकला, शुगर निकला, फ्लोर निकला, फिर इंडस्ट्री में आ गया, वहाँ पे ब्रेड मेकिंग हुई, वहाँ पे क्लोथ मेकिंग हुई, वहाँ पे बैग मेकिंग हुई, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोला जाता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी ऑक्यूपेशंस कौन होती हैं? दे आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर होता है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जो फ़ोन कंपनीज होती हैं, या एजुकेशन, या बैंकिंग, या इंश्योरेंस, या ट्रांसपोर्टेशन, जिससे आप किसी को क्या करते हो, प्रोवाइड, जिससे आप किसी को प्रोवाइड करते हो सर्विसेज। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? एक सेकंड इमरान, तो सॉरी, तो यहाँ तक आपने देखा। तो जो ऑक्यूपेशंस है उनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। रूरल जो अगर हमने पढ़ा, इसके बाद हमने अर्बन पढ़ा। अगर हम देखेंगे दोनों में ही ये तीनों सेक्टर्स होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका जो मेन वाबस्तगी होती है एग्रीकल्चर के साथ या रॉ मटेरियल्स के साथ। जो सेकेंडरी होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम डील करते हैं, और जो टर्शरी होता है उसमें हम सर्विसेज के साथ डील करते हैं। ठीक है। और जो टर्शरी होता है उसके लिए आपको स्किल्स होने चाहिए, जैसे आप इंश्योरेंस में आपको पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ का समझ होना चाहिए, मैथमेटिक्स सही होना चाहिए, बैंकिंग के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, एजुकेशन के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, या अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे उसमें आपकी ड्राइविंग स्किल्स होनी ज़रूरी होती है। टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड्स क्या है?
देखो, इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रिजाइड एंड दे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवलीहुड्स। अर्बन एरियाज में मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट एरिया से भी आए होते हैं या वहाँ के भी लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। दे आर डिवाइडेड एज फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क हार्ड डे एंड नाइट बट आर अनएबल टू गेट गुड सैलरीज। सबसे पहले एक तबका होता है फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं एज अ वर्कर, ठीक है, उनको ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, वो बेचारे दिन रात काम करते हैं फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। उसके बाद है शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। दूसरा जो तबका लोगों का होता है वो दुकानदार होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। जो भी दुकानदार होते हैं वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों की दुकानें होती हैं उनके पास, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उसके बाद होता है प्रोफेशनल्स, उसमें टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। फॉर्म कोर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, बेसिकली कोर यही होता है अर्बन पॉपुलेशन का, पढ़े लिखे लोग। ऑब्वियसली अर्बन और रूरल में यही फ़र्क होती है, वहाँ पे ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये कोर बनाते हैं। यहाँ पे NCERTs की जितनी भी बातें होती हैं ना वो वैलिड होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल को क्वेश्चन आएगा कि कोर क्या होता है, अर्बन इसमें काम करने वाले कौन सा कोर एरिया बनाते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल्स, जैसे टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका काम किसके साथ होता है, टर्शियरी सेक्टर के साथ, ठीक है। देयर आर, तो ये जो होते हैं ये वाले काम वाले ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दैट मीन्स दे वर्क इन टर्शियरी सेक्टर। देयर आर सम अर्बन पीपल हु प्रैक्टिस अदर पीपल हु प्रैक्टिस अदर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे टाइपो एरर भी है, लाइक वेजिटेबल वेंडर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, गारमेंट ट्रेडर्स एटसेट्रा। कुछ ऐसे तबके भी लोग भी हैं जो क्या करते हैं, जो बाकी ऑक्यूपेशंस कैरी ऑन करते हैं, लाइक वेजिटेबल वेंडर्स, जो सब्जियाँ बेचने वाला। आपने देखा होगा अर्बन एरियाज में कैसे वो आवाज़ देके सब्जी बेचते, रेडी पे सब्जी लगाते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादातर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दोनों जो है कपल काम करते हैं, तो फिर वहाँ पे उनको घर में कोई नहीं होता है काम करने के लिए, वो उनको डोमेस्टिक सर्वेंट की ज़रूरत होती है। गाँव में ज़्यादातर डोमेस्टिक सर्वेंट एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादातर वुमेन घर पे ही होती हैं, तो डोमेस्टिक सर्वेंट का काम भी एक तबका करता है, या गारमेंट ट्रेडर्स भी का काम भी एक तबका करता है, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक बात समझ आ गई। तो दिस वॉज ऑल इन द 6th क्लास NCERT पॉलिटी। जितने भी मैंने आपको परसों से चैप्टर्स पढ़ाए, 9 चैप्टर्स हमने पढ़े, ठीक है। तो ये मैंने आपका इसका प्लेलिस्ट बना के रखा है, क्लास 6th NCERT पॉलिटी, ठीक है। इसमें सारे 9 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स हमने 2-2 चैप्टर्स एक ही लेक्चर में पढ़े, तो कुछ 4-5 वीडियोस आपको इसके मिलेंगे। इसके बाद हम कल से क्लास 7th NCERT पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसका भी मैं अलग से जो है प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आप चेक भी कर सकते हैं जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे। बाकी अगर आपको हमारे बैच में जुड़ना है, VLW बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है, और हमने नया बैच JKS 2023 के लिए हमने KS बैच लॉन्च किया है। उसमें पूरा जनरल स्टडीज़ पढ़ाया जाएगा, उसमें भी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके लिए आपको WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी होगी गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रेस्पेक्ट। आई एम गेटिंग अ गुड फीडबैक फॉर दिस NCERT सीरीज, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।